हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। हाँ, तो दोस्तों दिवाली का त्योहार कंप्लीट हो चुका है और 1 महीने के आसपास हम कह सकते हैं कि 30 दिन और पशु परीक्षर के एग्ज़ाम के रहे हैं। तो पशु परीक्षर में अभी पीछे सिलेबस भी चेंज किया था। जो बी पार्ट वाला था, जो अपन कह सकते हैं पशुधन वाला या फिर एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट था, उसे चेंज करके और 4 टॉपिक दे दिए गए हैं। उन्हीं में से आज अपन एक टॉपिक का ज़िक्र करेंगे, वो टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है बेसिकली आधुनिक विश्व में चरवाहे। एक शब्द आया है यहाँ पर चरवाहा है। चरवाहा शब्द यानी कि चरवाहा होता क्या है? चरवाहा के बारे में जानेंगे। चरवाहा क्या होता है? तो आपने एक नाम सुना होगा गडरिया, या फिर चरवाहा नाम नहीं सुना तो गडरिया, या फिर आप राजस्थान या हरियाणा प्रदेश से संबंधित हो या फिर पंजाब के दक्षिणी हिस्से से संबंधित हो, तो आपने पाली शब्द सुना होगा, पाली या पाली शब्द। पाली या पाली शब्द या फिर गडरिया या फिर चरवाहा है, वो लोग होते हैं जो भेड़-बकरी रखते हैं, बहुत सारे भेड़-बकरियाँ रखते हैं। रेवड़े, भेड़-बकरियों के झुंड को कहते हैं रेवड़े, यानी कि भेड़-बकरियाँ रखते हैं और अपनी जो जीवन की आजीविका है, जो अपना जीवन है, वो उन्हीं के माध्यम से चलाते हैं, यानी कि वो उनका एक प्रकार से बिज़नेस होता है, उनका खुद का काम होता है। भेड़-बकरियाँ चरा के और वो अपने जितने भी काम होते हैं वो कंप्लीट करते हैं। चलो तो अपन ये जो चरवाहे वाला टॉपिक है, ये अपने सिलेबस में कहाँ पर मेंशन है और इसका सोर्स क्या रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। एक शब्द होता है, इससे पहले बता दूं, एक शब्द होता है चारागाह है। चारागाह है और चरवाहा है। चरवाहा तो कहते हैं गडरिया जो भेड़ बकरी वगैरह चराता है, और चारागाह है, चारागाह है ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत सारी घास हो। ऐसे स्थान को चारागाह भूमि कहते हैं। बहुत सारी घास हो जहाँ पर पशु पक्षी या फिर जीव जंतु अपने जो भोजन ग्रहण करते हैं चारागाह से। चलो अभी सिलेबस में इस टॉपिक का कहाँ पर ज़िक्र है या कहाँ पर मेंशन है। तो जो पशु परिचर का सिलेबस है उसमें 6 नंबर पॉइंट दे रखा है पशुपालन। 6 नंबर पॉइंट किस चीज़ का है? पशु पालन का। पशुपालन में और 3 नंबर जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे इत्यादि, यानी कि आधुनिक विश्व में चरवाहों के बारे में और ज़िक्र है। अपने सिलेबस का और ज़िक्र और कहाँ पर है? जैसे ये सिलेबस दे रखा है, इसका ज़िक्र कहाँ पर है, कौन से सोर्स से इसे पढ़ें? तो इसका सोर्स, मेन सोर्स रहेगा कक्षा 9th की, यानी कि 9वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक है। किस सब्जेक्ट की? एसएसटी, यानी कि हिस्ट्री की बुक है। हिस्ट्री की बुक का ये 5वां चैप्टर है। अब सोर्स एक बार दोबारा सुन लो। सोर्स है 9th क्लास की हिस्ट्री की बुक है और उसका जो 5 नंबर चैप्टर है, कितने नंबर है? 5 नंबर चैप्टर है, वो इसका मेनली सोर्स रहेगा। चलो तो अपन अब टॉपिक पे आते हैं, यानी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, क्या कुछ दे रखा है। पहले कुछ एक परिभाषाएँ देख लेते हैं, परिभाषा क्या है? एक परिभाषा है घुमंतु। घुमंतु क्या होते हैं? घुमंतु कौन होते हैं? घुमंतु वे लोग होते हैं जो अपना जीवन यापन करने के लिए, या फिर अपन कह सकते हैं अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए, या फिर अपनी जो दैनिक जीवन की आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर और भ्रमण करते रहते हैं, रोजगार प्राप्त करते हैं। आम तौर पर वो लोग क्या होते हैं? घुमंतु। घुमंतु या फिर खानाबदोश शब्द यूज़ किया जाता है। ऐसे लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान, जिनका स्थायी कोई निवास नहीं होता। आज इस गाँव, कल उस शहर, परसों उस गाँव, ऐसी उनकी दिनचर्या चलती रहती है। चरवाहे वे लोग जो भेड़-बकरी या फिर अपन कह सकते हैं मवेशी, इसके लिए मवेशी शब्द यूज़ कर लेते हैं। भेड़-बकरी जीव-जंतु पालकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहते कहते हैं आमतौर पर? चरवाहा कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को मिक्स कर दें, घुमंतु चरवाहा, यानी कि चरवाहा तो वो होते हैं जो पशु, अपन कह सकते हैं भेड़-बकरी या मवेशी पालते हैं, और घुमंतु चरवाहा है वे चरवाहे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर और चारे की तलाश में और जाते हैं, अपने भेड़-बकरियों को ले जाते हैं और वहाँ पर चरा लाते हैं। यानी कि जैसे मैं बेसिकली राजस्थान की बात करूँ, तो राजस्थान में और घुमंतू चरवाहे काफ़ी है।
घुमंतू चरवाहे क्या करते हैं कि जैसे राजस्थान में और खाने की कमी आ गई, यानी चारे की कमी आ गई पशुओं के लिए, भेड़-बकरियों के लिए। तो आमतौर पर जो हरियाणा या पंजाब वाला क्षेत्र है, वहाँ पर राजस्थान के और जो चरवाहे या फिर पाली वगैरह या गडरिया वगैरह है, वो जाते हैं। अब एक परिभाषा देख लेते हैं, रेवड़ क्या होता है? रेवड़ रेवड़ शब्द बेसिकली और जो एक झुंड के लिए यूज़ किया जाता है, किनका झुंड होता है? तो ये भेड़-बकरियों के झुंड को क्या कहा जाता है? रेवड़ कहा जाता है। बीकानेर या फिर मारवाड़ क्षेत्र में इसे एवड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं मारवाड़ प्रदेश में इसे? एवड़ कहते हैं। यानी कि भेड़-बकरियों के झुंड को रेवड़ या एवड़ कहा जाता है। उसके अलावा जो चारागाह है भूमि होगी, यानी कि जो फर्टाइल भूमि होगी, वहाँ पर बहुत सारा घास लगा हुआ हो, उस भूमि को राजस्थान के शेखावाटी, गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में बीड कहते हैं। यानी कि जो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू या फिर सीकर या फिर झुंझुनू का कुछ बेल्ट हो गया या फिर हरियाणा लगता हुआ है, पास में भिवानी हो गया या फिर हिसार हो गया। इस क्षेत्र में क्या कहते हैं, जो चारागाह है भूमि, इसको बीड कहते हैं। बीड कह देते हैं, बड़ी शब्द यूज़ ले लेते हैं। जो बीकानेर या फिर जोधपुर का क्षेत्र है, बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, मारवाड़ वाला क्षेत्र है। वहाँ पर जो चारागाह है भूमि है, उसे आमतौर पर ओरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरण या अरण्य प्रदेश। ओरण कह देते हैं या ओन कह देते हैं आमतौर पर। चलो भी उम्मीद है ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। भाबर और बुग्याल 2 डेफिनेशन है। पहली है भाबर, दूसरी है बुग्याल। इन डेफिनेशन के बारे में देखते हैं कि भाबर क्या है और दूसरा जो बुग्याल क्या है। ये एसटीज नए पढ़ते हुए पहले समझने का प्रयास करेंगे। भाबर क्या होता है और बुग्याल क्या होता है। पहले अपन भाबर की देख लेते हैं भाबर। भाबर जैसे कोई भी पहाड़ का एग्जांपल ले लेते हैं, पहाड़ या पहाड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं। अपने इंडिया के और उत्तरी साइड में या फिर नॉर्दर्न साइड में और हिमालय पर्वतमाला उसका एग्जांपल ले लेते हैं। यानी कि पर्वतों या फिर पहाड़ों पर क्या होती है? वर्षा होती है। पर्वतों या पहाड़ों पर आमतौर पर वर्षा होती है और वर्षा का जल थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा जल क्या होता है पहाड़ों पे इकट्ठा होता है और इकट्ठा होके ये पहाड़ों से नीचे आता है। पहाड़ों से नीचे आता है इकट्ठा होके। क्लियर? अब जहाँ पर पहाड़ खत्म होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं बड़े-बड़े और पत्थर पड़े होते हैं। क्या पड़े होते हैं बड़े-बड़े? पत्थर। बड़े-बड़े पत्थर पड़े होते हैं। ये आमतौर पर 7 से 15 किलोमीटर का हिस्सा होता है। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। भाबर क्षेत्र में और जो पानी इकट्ठा हुआ, नदी का रूप लिया, नदी का जल दिखाई नहीं देता। यानी कि नदी इन पत्थरों के और नीचे वाले हिस्से पे बहती है, यानी कि तल पे बहती है आमतौर पर और ऊपर ये बड़े-बड़े पत्थर पड़े होते हैं। अब यहाँ से चलते-चलते नदी और तराई रीजन में पहुँचती है। कहाँ पर पहुँचती है? तराई रीजन में। तराई रीजन कौन-सा होता है? तराई रीजन बेसिकली और कीचड़ वाला प्रदेश होता है। कीचड़ कह देते हैं या फिर गाद वाला प्रदेश। ऐसा प्रदेश जहाँ पर और जो मिट्टी होती है और मिट्टी पानी का मिक्सचर होता है। मिट्टी और पानी के मिक्सचर से क्या हो जाता है वहाँ पर बहुत सारी वनस्पतियाँ और जीव पनप जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो जैव विविधता कह देते हैं, बायोडायवर्सिटी कह देते हैं या जैव विविधता कह देते हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि यहाँ पर अनेक प्रकार के वन पाए जाते हैं, वन या फिर जीव पाए जाते हैं, विभिन्न वैरायटी पाई जाती है। अब ये नदी शुरुआत में उतरी हिमालय से या किसी पहाड़ से। हिमालय से उतर के कहाँ पर आई? भाबर में। भाबर के बाद तराई क्षेत्र में आ गई। अब तराई क्षेत्र के बाद कहाँ पर जाएगी? तो तराई क्षेत्र के बाद और नदी एक सटीक राह ले लेती है, यानी कि एक रास्ता बन जाता है नदी का। क्या बन जाता है? रास्ता। अब उस रास्ते वाले स्थान को कहा जाता है जलोढ़ प्रदेश। क्या कहा जाता है? जलोढ़ प्रदेश या उपजाऊ प्रदेश या फर्टाइल लैंड को क्या कहा जाता है? जलोढ़ प्रदेश। जलोढ़ प्रदेश को 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 भागों में बाँटते हैं। पहला भाग कौन-सा हो गया? पहला भाग हो गया पहला भाग हो गया बांगर प्रदेश है और दूसरा हो गया खादर प्रदेश है। अब बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है? तो आम तौर पर कम उपजाऊ प्रदेश को क्या कहा जाता है? बांगर प्रदेश। ये उपजाऊ प्रदेश है, जलोढ़ प्रदेश है। जलोढ़ प्रदेश को 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। जो ज़्यादा उपजाऊ होता है उसे खादर कहते हैं। ज़्यादा उपजाऊ होता है उसे क्या कहते हैं? खादर कहते हैं और जो कम उपजाऊ है
जो कम उपजाऊ है वो क्या है? बांगर। यानी कि ऐसा स्थान जो ज्यादा उपजाऊ हो वो खादर, जो कम उपजाऊ हो वो बांगर। और जहां पर नदी बहती है उसे क्या कहते हैं? नदी घाटी कहते हैं। कि जहां जिस क्षेत्र से नदी बहती है उस क्षेत्र से उस क्षेत्र को नदी घाटी कहते हैं। जैसे सिंधु नदी का और जो बहाव क्षेत्र है वो सिंधु और घाटी के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी के नाम से एक प्राचीन सभ्यता भी है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पढ़ते हैं अपन। और ये सारा अंत स्थान होता है, इसका अंत होता है डेल्टा में। जब ये नदी समुद्र में गिरती है, अंततः ये नदी कहाँ पर गिरेगी? समुद्र में गिरेगी। और समुद्र वाले जहां पर नदी, जमीन और समुद्र के बीच वाला क्षेत्र होता है, वहां पर भी ऐसे मानो कीचड़गाद वाला प्रदेश हो जाता है, तराई जैसा। और उस क्षेत्र को कहते हैं डेल्टा प्रदेश। इंडिया में, या फिर अपन कह सकते हैं इंडिया की दो नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा। वो बांग्लादेश में और एक डेल्टा बनाती है, उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। वहां पर सुंदरी वन पाया जाता है। ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस बात हो गई। अब अपने सिलेबस पे लौटते हैं, या फिर अब अपने अपने टॉपिक पे लौटते हैं। ये चीज क्लियर होनी जरूरी है। यहाँ पर ये परिभाषा और रूप से समझ में आएगी। यानी कि कुछ प्रदेशों के नाम लिए, जैसे एक गढ़वाल प्रदेश हो गया, गढ़वाल। और दूसरा कुमाऊं, ये हिमालय में भी पढ़ेंगे। गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय वगैरह में पढ़ेंगे। गढ़वाल और हिमालय जो कुमाऊं के इलाके में पहाड़ियों के निचले, यानी कि ऐसे मान लेते हैं ये क्या है, आमतौर पर पहाड़ी है। तो पहाड़ियों की ये जो नीचे वाला हिस्सा हो गया, पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाया जाने वाला सूखे पाए जाने वाला या पाए जाने वाले सूखे जंगलों के इलाकों का कहते हैं भाबर कहते हैं। क्योंकि ऊपर वाले जो पत्थर वगैरह होते हैं वो सूखे होते हैं। जो नदी होती है वो नदी नीचे, ऐसे मानो उन पत्थरों के नीचे से गुजरती है। बुग्याल, अब बुग्याल फोटो के माध्यम से देखेंगे बुग्याल क्या होता है। बुग्याल आमतौर पर ऐसे मानो ये पहाड़ी प्रदेश है। ये क्या है? पहाड़ी प्रदेश है। अब इन पहाड़ी प्रदेशों के ऐसे मानो ऊपरी हिस्से पर, चोटी वाले हिस्से पर, ऊपरी हिस्से पर, और सर्दियों में बहुत ज्यादा बर्फ ऐसे मानो जम जाती है। सर्दियों में क्या हो जाती है? बर्फ जम जाती है। तो सर्दियों में ये चरवाहे ये क्या करते हैं? ये चरवाहे जो निचला प्रदेश होता है उसमें बकरी वगैरह चराते हैं। और जो गर्मी में और ऊपर वाले हिस्से पे बकरी चराते हैं, यानी कि ऊपर वाले और चारागाह है, चरवाहे क्या करते हैं, चारा ऊपर वाले चारागाह है वहां पर बकरी चराते हैं। तो ये जो ऊपर, या फिर अपन कह सकते हैं ऊंचे चारागाह है भूमि को, या ऊंचे चारागाहों को क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। बुग्याल क्या है? बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। चलो भी अब देख लेते हैं खरीफ की फसल और रबी की फसल। पहली है खरीफ, दूसरी है रबी, और तीसरी होती है जायद की फसल। तीसरी कौन सी होती है? जायद की फसल। अब इन तीनों में अंतर बता दूं। पहले अपन एग्जांपल ले लेते हैं खरीफ की फसल का। मानसून का महीना कौन सा होता है? तो जुलाई। जुलाई, या फिर अपन कह सकते हैं जून जुलाई वाला क्या होता है? मानसून के महीने होते हैं। आमतौर पर इंडिया में मानसून आता है जून जुलाई। वैसे तो मई में आ जाता है, लेकिन आमतौर पर जून और जुलाई में अधिकांश इंडिया में और वर्षा होती है। तो जून जुलाई से लेके और नवंबर के बीच जो कृषि होती है, जून जुलाई से लेके और नवंबर महीने के बीच जो कृषि होती है, उस कृषि को क्या कहते हैं? आमतौर पर खरीफ कहते हैं। और ऐसे मान लो कि नवंबर, यानी कि दिवाली के त्योहार के बाद, या नवंबर महीने से लेके और दिवाली के त्योहार से लेके, दीपावली के त्योहार से लेके और होली के त्योहार तक जो कृषि होती है उसे कहते हैं खरीफ की फसल। सॉरी, रबी की फसल। पहले अपन एग्जांपल ले लेते हैं खरीफ की फसल। जैसे गंवार है तो गंवार आमतौर पर खरीफ की फसल है। जैसे बाजरा है तो आमतौर पर खरीफ की फसल है। जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि ग्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंग हो गए और मोठ हो गई। ये क्या है? खरीफ की फसल। अब रबी की फसल। रबी की फसल जैसे गेहूं हो गई। चावल तो खरीफ की है, लेकिन गेहूं किसकी है? रबी की है। गेहूं हो गई। उसके अलावा चना हो गया। गेहूं और चना ये दो मोस्ट ऐसे मानो कि सबसे हाईएस्ट ज्यादा बोए जाने वाली और रबी की फसल है। अब अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं जायद की फसल। ये जायद की फसल ऐसे मानो कि ये 1.5 महीने या 2 महीने के लिए की जाती है। ये मार्च अप्रैल वाला जो खाली पीरियड होता है, तब कोई
कृषि नहीं की जाती, ऐसे मानो कि कोई बड़ी कृषि नहीं की जाती, तो ये अल्पकालीन कृषि है। आमतौर पर इसमें फल सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं, जैसे ककड़ी हो गई, तरबूज हो गया, या फिर अपन बात कर लेते हैं खरबूजा हो गया, ऐसी कुछ सब्जियां वगैरह उगाई जाती है। अब एक शब्द है ठूंठ। ठूंठ क्या होता है? ठूंठ 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 आमतौर पर फसल के जो कटने के बाद नीचे जो जड़ वाला हिस्सा बच जाता है, ऐसे मानो कि फसल को काट लिया और फसल को काटने के बाद वो नीचे कुछ जड़ वाला हिस्सा बच जाता है, ऐसे मानो कि थोड़ा सा जड़ वाला हिस्सा बच जाता है। उसे आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? उसे आमतौर पर और ठूंठ शब्द से और जाना जाता है। जो ये अपना पशु चारण के हिसाब से। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट अब ये है, पीछे तो ऐसे मानो कि आम आप आम तौर पर इनके बारे में परिचित हो। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एज़ इट इज़ इनसे कम से कम 4 से 5 सवाल आएँगे। यानी कि इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन या फिर अपन कह सकते हैं ये कम से कम 4-5 नंबरों का पार्ट है। इसमें से ऐसे मानो कि 4 नंबर के, 2 नंबर के तो इससे और 2 नंबर की अगली स्लाइड से ही आ जाएँगे। भारत में घुमंतू चरवाहों के नाम, यानी कि भारत में जो घुमंतू चरवाहा जनजातियाँ हैं या जातियाँ हैं, उनके नाम देख लेते हैं। एक है जम्मू कश्मीर में जाति है, जो चरवाहा जाति है या फिर अपन कह सकते हैं भेड़-बकरियों को पालने वाली जाति है। वो है जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल है। जम्मू कश्मीर में कौन-सी है? गुज्जर बकरवाल कहाँ पर पाई जाती है जाति? जो पशु चारण के लिए प्रसिद्ध है जम्मू कश्मीर में। गद्दी गद्दी कहाँ की जाति है? तो ये गद्दी है हिमाचल प्रदेश की। वैसे इनका आमतौर पर फिक्स स्थान तो नहीं होता, घुमंतू होती है, लेकिन एक स्टेट के इर्द-गिर्द ही इनकी चर्चा होती है। गद्दी कभी उत्तराखंड आ गए, गद्दी का एग्ज़ाम्पल है, और उत्तराखंड में भोटिया का एग्ज़ाम्पल नहीं आया, और ऐसे मानो का गद्दी कहाँ की जाति है। तो इसके लिए अपने को ऑप्शन मिल गए कि गद्दी है जैसे तमिलनाडु या फिर राजस्थान, या फिर 1-2 एग्ज़ाम्पल में जैसे अपन एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं तमिलनाडु, और चौथा आ गया उत्तराखंड। तो वहाँ पर गद्दी कहाँ की होगी? उत्तराखंड की होगी। लेकिन ऐसा एग्ज़ाम्पल आ गया कि गद्दी कहाँ की है? तो जम्मू कश्मीर, उसके अलावा हिमाचल, उसके अलावा उत्तराखंड, राजस्थान। तो वहाँ पर गद्दी कहाँ की होगी? हिमाचल प्रदेश की। चलो भाई, गद्दी जनजाति या जाति कहाँ की है? तो वो हिमाचल प्रदेश की है। भोटिया, तो भोटिया है उत्तराखंड की। भोटिया कहाँ की है? उत्तराखंड की। रायका, रायका के लिए 3 शब्द हुए, 3 शब्द आमतौर पर निर्मित है, या फिर अपन कह सकते हैं इस जाति 3 नामों से जाना जाता है। पहला हो गया रायका, रायका, दूसरी रेबबारी और तीसरी देवासी। एक बार फिर बोलो, रायका, रेबारी, देवासी। ये बेसिकली ऊंट पालन के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में। यानी कि राजस्थान के अधिकांश ऊंट इसी जनजाति द्वारा या इसी जाति द्वारा पाले जाते हैं। ये ऊंट ऐसे मानो कि ऊंट चारक या फिर ऊंट को चराने वाली, ऊंट को पालने वाली जाति है। एक है बंजारा जाति। हाँ, बंजारा। तो ये बंजारा जनजाति ऐसे मानो मवेशी भी रखती है, लेकिन बंजारा जाति का मुख्य काम व्यापार करना है। मुख्य काम क्या था? व्यापार करना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके ये व्यापार किया करते थे। वर्तमान में भी कुछ बंजारे आपको व्यापार करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बंजारा जनजाति या फिर जाति को अपन अब पशुचारक जाति के रूप में पढ़ रहे हैं। तो ये आम तौर पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा प्रदेश में पाई जाती है। एक जाति है जो गुजरात की, मलधारी। मलधारी कहाँ की है? तो गुजरात की। धंगर जनजाति या धंगर जाति कहाँ की है? तो धंगर है महाराष्ट्र की। धंगर कहाँ की है? महाराष्ट्र की। उसके अलावा कुसमा, कुरुआ, गोल्ला, ये जनजाति या जाति कहाँ की है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। ये 3 स्टेट की 3 जातियाँ प्रसिद्ध हैं। कुसमा, कुरुआ, गोल्ला। 1-2 बार आप बार-बार बोलोगे ना कुसमा, कुरुआ, गोल्ला, यानी कि 1-2 बार बोलोगे तो याद हो जाएगी। उसके अलावा एक अपने जो उत्तरी पूर्वी स्टेट है, यानी कि जो 7 बहिनी हैं, उनमें से एक स्टेट है, मुख्य स्टेट मान सकते हैं असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 2 स्टेट है, इसमें से असम भी मुख्य प्रदेश है। तो इसमें एक जाति है मोनपा। कौन-सी जाति है? मोनपा। ये आम तौर पर और पशु या फिर मवेशी चारक है जाति के नाम से प्रसिद्ध है। अब अपन ये तो हो गई इंडिया की बात, अब अपन वर्ल्ड की या विश्व की बात कर लेते हैं।
विश्व में विभिन्न देशों का एग्जाम्पल लेंगे और उनमें विभिन्न जातियाँ देखेंगे। चलो अभी पहली है मसाई जाति। मसाई जाति है केन्या नाम का देश है। केन्या और तंजानिया ये यहाँ की प्रसिद्ध है। उसके अलावा बेदुइश ये बेदुइश अफ्रीका उत्तरी अफ्रीका की एक और प्रसिद्ध जाति है जो पशुचारक या फिर घुमंतू पशुचारक जाति के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है बर नेक्स्ट है बरबेर्स। ये बरबेर्स उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका की जाति है। चलो अभी अगली है तुर्काना। ये तुर्काना युगांडा देश है, एक युगांडा देश है। ये युगांडा, रवांडा, तवांडा ये कुछ देश है। ये अफ्रीका से संबंधित देश है। उनकी बेसिकली ये प्रसिद्ध जाति है। एक है बोरान। बोरान है कीनिया। बोरान कीनिया से संबंधित है। एक है मूर्श। मूर्श है ये मोरिटा क्या है मोरिटानिया देश है मोरिटानिया। ये ऐसे मानो कि ज्यादा हाईलाइट तो देश नहीं, इसका ज्यादा जिक्र नहीं, लेकिन इसी के संदर्भ में अपन को पढ़ना पड़ रहा है। एक है सोमाली जाति है। ये सोमालिया देश है, वहां की प्रसिद्ध जाति है। एक है नाम। नाम ये जाति का नाम है जो घुमंतू चरवाहा जाति है। नाम जुल्लू। ये नाम और जुल्लू और दक्षिणी अफ्रीका की प्रसिद्ध जातियाँ। एक है बेज्जा। बेज्जा ये मिस्र। मिस्र जो देश है, मिस्र जहाँ की गिज़ा के पिरामिड वगैरह प्रसिद्ध है। और सूडान वहाँ की ये प्रसिद्ध है। मिस्र, सूडान, इथोपिया वहाँ की ये प्रसिद्ध पशुचारक जाति है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड्स पे इन आदिवासियों से संबंधित या फिर आदिवासी या फिर अपन कह सकते हैं इन जातियों से संबंधित या पशुचारक जातियां हैं, इनसे संबंधित एक आपको अधिनियम याद रखना रखना। ये अधिनियम अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, अंग्रेजी सरकार द्वारा 1871 में लाया गया था। इस अधिनियम अधिनियम का नाम था अपराधी या अपराधी जनजाति अधिनियम। इस अधिनियम का क्या नाम था? अपराधी जनजाति अधिनियम 1871। ये अंग्रेजों के टाइम पे लाया गया था। ये अधिनियम अंग्रेजों की हुकूमत के टाइम पे लाया गया था। घुमंतू लोगों को अपराधी माना जाने लगा, यानी कि जितने भी लोग थे जो घुमंतू या चरवाहे लोग थे या घुमंतू खानाबदोश लोग थे या फिर जितने भी घुमंतू या फिर एक स्थान पे नहीं रहते थे, उन लोगों को इस अधिनियम के तहत दोषी या अपराधी मान लिया गया था। आदिवासियों के लिए लाया गया था, ये घुमंतू लोगों के लिए लाया गया था, चरवाहे लोगों के लिए लाया गया था। क्यों लाया गया था? इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का सिंपल सा ही कारण है, क्योंकि इनसे अंग्रेजों को किसी भी प्रकार की कमाई नहीं हो रही थी। ये लोग न तो खेती करते थे और न ही किसी प्रकार का टैक्स अदा करते थे, टैक्स वसूलते थे। आज यहाँ पर है, कल वहां पर है, इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता था। अगर ऐसे लोग और किसी ऐसे मानो के किसी मुद्दे में या फिर किसी आपराधिक गतिविधि में भी लिप्त हो जाते थे, तो इनकी खोज करना और थोड़ा हार्ड टास्क था, क्योंकि इनका कोई डेटा भी नहीं था, कोई अपन कह सकते हैं डॉक्यूमेंट भी नहीं थे। तो अंग्रेजों ने इन्हें आमतौर पर क्या कर दिया? बैन कर दिया। और बैन करने के कारण इन जनजातियों ने या फिर इन जातियों ने इस अधिनियम का विरोध भी किया। तो ये था बेसिकली अपना और जो पशु परिचर का। और तीसरा टॉपिक यानी कि जो आधुनिक विश्व में और प्रमुख जो चारावाह है या फिर जो हैं या फिर चारावाह है, उनके बारे में अपन ने इस क्लास में पढ़ा। अब इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो इसकी पीडीएफ एजुकेशनल टेलीग्राम पे मिलेगी आपको। सर्च करना एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल है एजुकेशनल नाम से, जिस नाम से अपना जो यूट्यूब अकाउंट है उसी नाम से अपना टेलीग्राम अकाउंट है, उस तो इस पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लास में अपन जो 3 टॉपिक और रह गए, यानी कि नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे ये जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद ये दूसरा, तीसरा हो गया और चौथा। यानी कि अगले नेक्स्ट 3 क्लासों में और ये जो टॉपिक दिए हैं ये कंप्लीट करवा देंगे। बाकी उम्मीद है आप पढ़ रहे होंगे। जल्दी जो पशु परीक्षर की स्ट्रेटेजी है उस पे अपन एक फ्रेश कमाल वीडियो लाएँगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो एन्जॉय करो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट किसी क्लास में, तब तक के लिए आपसे लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।